हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं एनिमल फाइलोजेनी की, जो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है उसके लास्ट पार्ट से। यानी आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड लार्वल फॉर्म्स की, बॉडी टेम्परेचर की, एज वेल एज एनिमल एनवायरनमेंट की। ये सारे टॉपिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे हमारे वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स जिनके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको जिस तरीके से डिवाइड किया है। तो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, आखिरी तक सेशन में बने रहना है, क्योंकि यहां पर आपके बहुत सारे मिथ्स भी बर्स्ट होने वाले हैं रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ एन एनिमल। ऑलराइट, तो मेरे साथ लास्ट ऑफ दी सेशन तक बने रहना और सबसे पहले कर देना शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आप सभी के लिए ये कंप्लीट कोर्स, चाहे नीट के लिए हो चाहे आईआईटी जेईई के लिए हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, कुछ चैप्टर्स को पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है। यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल के थ्रू। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा आईआईटी जेईई नीट है, इसमें से ये जो नीट का कोर्स मॉड्यूल है वो क्या है वो बताती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करूंगी सेशन। तो हमारा नीट का जो कोर्स मॉड्यूल है वो कुछ ऐसा है कि वो वी गो विद द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पर, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के लिए आपको मिलता है हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ। हर सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलती है, जहां से आपको डीपीपी डाउनलोड करने की एक लिंक मिलती है। उस लिंक पे क्लिक करिए, अपनी डीपीपी को डाउनलोड करिए, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे आपके सेशन से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आपको उन क्वेश्चंस को समझने में, तो आप देख सकते हैं उसी डीपीपी का प्रॉब्लम, जो डीपीपी होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस प्रेजेंट इन दी डीपीपी। देन वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए एंड में ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड दी वन मोर सेशन विच इज दी साइंटिस्ट डिटेल्स। ये जो सेशन होता है ये मैं आपको हर चैप्टर के बाद अलग से प्रोवाइड करती हूँ, जहां पर आपको मिलता है साइंटिस्ट से रिलेटेड चीजें, यानी कि चैप्टर के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उन्होंने जो भी काम किया है, उन साइंटिस्ट के नाम, उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो, एज वेल एज द ईयर, उसकी लिस्ट मैं आपको अलग से प्रोवाइड करती हूँ। देन वी ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज। अभी तक जितने भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ चुके हैं उनके लिए आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के सेशन में अलग से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप कंसेप्ट समझ जाते हो कि कहां से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहां से क्वेश्चन निकाल कर पूछा गया है। देन वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझे अपने डाउट सेंड करते हैं, अपने थॉट्स सेंड करते हैं और मैं आपके साथ उन्हें डिस्कस करती हूं। देन वी ऑल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर, जो कि आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। एंड द गाइडेंस सेशन, गाइडेंस अबाउट एवरीथिंग, एंटायर नीट का जो भी आपकी जर्नी है, इस पूरी जर्नी के लिए, चाहे वो नीट के एग्जाम के बारे में डिटेल्स हो कि व्हाट इज ऑल अबाउट नीट, कैसे करना है, कैसा पेपर है, कैसे मार्क्स का वेटेज है, सही क्वेश्चन पे कितने मार्क्स, गलत क्वेश्चन पे कितने मार्क्स, कैसे आप बहुत अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करें तो आपके बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनने चाहिए, 360 मार्क्स आप नीट बायोलॉजी में कैसे गेन कर सकते हैं, टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए, आपके जो मिथ्स हैं उन्हें बर्स्ट करने के लिए अलग से सेशन है, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए अलग से सेशन है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं गाइडेंस सेशन में। और इतना ही नहीं, आपके नीट या एनटीए का जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है उसकी अपडेट भी आपको यहीं पे मिलती है। बस सब्सक्राइब किए रहना तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। नहीं किया है तो अभी कर लेना। एंड वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एज वेल एज दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इन सब के अलावा हमारे पास है एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जहां पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि किसी भी लाइन में से एनसीईआरटी के आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि हमारा एंटायर नीट कोर्स मॉड्यूल कैसा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो हमारे आज के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो
अब आप बोलोगे मैम हमने जब से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तो ये 12th में आता है, लेकिन हमने ये बहुत पहले पढ़ लिया था जब मैंने आपको बाकी सेशंस में रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट बताया था। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है उसे हम क्विकली देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट इनटू इट। मैंने आपको कहीं कहीं पे लिंक करके ऑलरेडी ये समझाया हुआ है, पर थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जब फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है तो हमें मालूम है कि कैसा होगा, पर कहाँ होगा, वेयर इज इट गोइंग टू टेक प्लेस। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास, जैसे कौन से एनिमल्स, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स हो गए, कुछ मराइन फिशेस हो गए, कुछ एम्फीबियंस हो गए। ये सब कैसे हैं? बोथ एग्स एंड स्पर्म्स आर शेड इनटू वाटर। ये क्या करते हैं, अपने एग्स या फिर अपने स्पर्म्स वाटर में रिलीज कर देते हैं। जैसे इनके एग्स या फिर स्पर्म्स वाटर में रिलीज होते हैं, वेयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर, जैसे ही अपने स्पर्म्स या एग्स को वाटर में रिलीज करते हैं तो भले ही, देखो ये क्या होता है ना, जब भी आप इस बात को ध्यान रखना, जब भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो चांसेस हैं कि भाई हो सकता है ना पानी के बहाव से स्पर्म बह गया हो, पानी के बहाव से एग बह गया हो, या कोई फिश आकर उस स्पर्म और एग को, अब फिश को थोड़ी मालूम है कि ये एग है या स्पर्म है, हो सकता है वो खा जाए उसको या फिर गुम जाए किसी रीजन से। तो जब भी कभी ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी के बाहर हो, उस फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट्स होते हैं यानी कि स्पर्म्स होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और कभी कभी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हालांकि मैंने आपको ये बताया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूं। सपोजिंगली हमारे पास दो फीचर्स हैं, एक है कोई वाटर बॉडी और दूसरा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लो ये वूम है, ठीक है। तो ये हमारी जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में क्या होगा कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एग्स रिलीज करेंगे, एग्स रिलीज करेंगे ये ऑर्गेनिज्म, और एग्स रिलीज करने के साथ साथ वहीं पे स्पर्म्स रिलीज होंगे। अब इसी एरिया में क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यहीं पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट। ये सब कुछ कहां हुआ, ये सब कुछ हुआ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। ये सब कुछ क्या हुआ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑल राइट, क्लियर। लेकिन मान लो कि ये एक फीमेल है, ठीक है, मान लो कि ये एक फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल है। इस फीमेल की बॉडी में, फीमेल वैसे ये लग नहीं रही है ना, क्या करें यार, बहुत अच्छा डायग्राम तो देखो, डायग्राम ही आते हैं मुझे, है ना। ये एक फीमेल का वूम्ब है, ठीक है, इट इज दी वूम्ब। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा बना लेते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एग यहां पर है फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म्स एंटर करेंगे, स्पर्म्स एंटर करेंगे, जैसे तैसे पहुंचेंगे यहां पे, किसके पास, एग के पास, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो है वो यहीं पे होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट यहीं पर होगा। ये पूरा ऑर्गेनिज्म आप यहीं पे डेवलप करते हो, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डेवलप होगा। यानी यहां पर आप देख पा रहे हो दो चीजें, और वो दो चीजें क्या हैं, वो दो चीजें ऐसी हैं कि एक तो ये दिखा और दूसरा हमें ये दिखा, ठीक है। ओ 1 सेकेंड, एक तो हमें ये दिख रहा है,
वन इज दिस एंड वन इज दिस, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हुआ, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हुआ, एज वेल एज ये देख रहे हो डेवलपमेंट भी इंटरनल हुआ। फर्टिलाइजेशन तो हुआ, ये फर्टिलाइजेशन करवा दिया, फ्यूजन ऑफ गैमीट, पर यहीं पर डेवलपमेंट भी तो हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट, इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, यानी अगर ऐसा कुछ हुआ, बॉडी से बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुआ, बॉडी से बाहर ही डेवलपमेंट हुआ, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हुआ, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, इतनी पिक्चर क्लियर? लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। लैंड एनिमल्स, यानी कि लैंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, और कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स भी ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में। देखो लिखा है जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों चीजें क्लियर? ये हो गया एक्सटर्नल और ये हो गया हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। इन सच केसेस स्पर्म्स आर शेड बाय मेल इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। दोनों में मैंने कहा ना कि एग्स और स्पर्म्स अगर बॉडी से बाहर आके मिल रहे हैं और वहीं डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स और एग्स फीमेल जेनिटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही मिले, फर्टिलाइजेशन वही हुआ, फ्यूजन वही हुआ, और फिर डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप लिख के रख सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। डन, ओके। अभी ये बात समझ में आ गई, ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मोस्ट एनिमल्स, सबसे ज्यादा एनिमल्स के अंदर देखा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट आर गोइंग टू फ्यूज, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों अलग अलग हैं, और इनके गैमीट्स आपस में अगर फ्यूज हो जाते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में से, दो अलग अलग पेरेंट्स में से अगर ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो अब जो होगा, जो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसे हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें कोई चीज पढ़नी है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको सेशन दिया था हाउ टू मेक नोट्स फॉर बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी। अगर आपने वो सेशन देखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सारी चीजें सीखे होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है और आप नीट के एस्पिरेंट हैं, तो आपको जरूर देखना चाहिए। सर्च करना, चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का चैनल है, आपको पता है, और मैंने ही वो सेशन बनाया है, तो आप उसे जरूर देखना। तो आपको पता है याद करने का एक अलग नजरिया, एक अलग तरीका मिलेगा। अगर आप किसी चीज को ऐसे इक्वेशनल फॉर्म में, फ्लो चार्ट में, डायग्राम्स में ऐसे करके लिखते हो और याद रखते हो, तो चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं, और नोट्स की खूबसूरती भी यही होती है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो ये हमारा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम इसे मैच करना चाहें, तो यही तो लिखा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, दोनों अलग अलग पेरेंट्स थे, वो दोनों, उन दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स फ्यूज कर गए, तो हो गया कौन सा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जैसे टेपवर्म,
मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम पेरेंट में फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी अब यहां पे क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, प्रॉब्लम विद द लाइन लाइक ऑलवेज, है ना। चलो अब यहां पे क्या हुआ, हमारे पास एक इंडिविजुअल था, देयर वाज ओनली वन इंडिविजुअल, और यही जो इंडिविजुअल है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल गैमीट यानी कि मेल सेक्स सेल्स और फीमेल गैमीट यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ दिस वन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस बोथ काइंड ऑफ गैमीट्स। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोथ दी गैमीट्स, मेल गैमीट्स एज वेल एज फीमेल गैमीट्स, ठीक है, दोनों गैमीट्स यही बन गए एक ही ऑर्गेनिज्म में। नाउ दे फ्यूज, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये हो जा रहे हैं फ्यूज, ठीक है। और एक ही इंडिविजुअल में जब दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस हों और वो फ्यूज हो जाएं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट, क्लियर, दोनों बातें समझ में आ गई, नोट कर लो, नोट इट डाउन, डन, ऑलराइट। नाउ रीड दिस, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में देखो अब यहां पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम नोट्स में जाएं तो हमारे लिए कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है। देखो पहला, मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट, एग्जैक्टली, एंड व्हेन it is from the same parent, male and female gametes produced by same parents, gametes produced by same parent, then it is going to be a self fertilization, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ऑलराइट, नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन, डन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अब एक बात ध्यान से सुनो, इससे पहले कि मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊं, मैंने आपको क्लीवेज ऑलरेडी बताया हुआ है। जब मैंने आपको एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बताई थी, जब मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब मैंने आपको समझाया था कि सीलोम कैसे बनता है यानी कि बॉडी कैविटी कैसे बनती है, और मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स जो होती हैं जो हमारी बॉडी बनाती हैं आगे जाकर, ये कैसे बनती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी मैंने आपको क्लीवेज समझाया था, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझाया था, और ये मैंने आपको दोनों अलग अलग सेशंस में समझाया हुआ है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सीलोम वाला सेशन जाकर देखने की ज़रूरत है, एज वेल एज जहाँ मैंने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ाया है वो वाला सेशन देखने की भी बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको समझ में आ जाता है व्हाट इज इट डेवलपमेंट, व्हाट इज दिस डेवलपमेंट, क्लीवेज होता क्या है। तो देखो कई बार क्या होता है कि मैं एक बेसिक चीज बताती हूँ। देखो जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है ना, तो फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट्स का, पहला जो स्ट्रक्चर बना वो था जाइगोट। नाउ जाइगोट इज अ टू सेल स्ट्रक्चर, और फिर हम उसमें बोलते हैं कि क्लीवेज डिवीजन हो रहा है, यानी कि डिवाइड करके नए सेल्स बन रहे हैं, और जब नए सेल्स बनते हैं तो वो आगे जाकर के पूरा एक वो बॉल ऑफ सेल दैट इज मॉर्यूला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रोला, यही होता है। लेकिन फिर भी आज मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछते हो मैं देखती हूँ जैसे मुझे उसको डाउट सॉल्विंग सेशन में लाना रहता है, तो मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैम जब सेल डिवीजन तो हमें मालूम है कैसे होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा है तो फिर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्लीवेज क्यों कहते हैं, है ना। सो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, there is one difference between these two. Let us talk about the cleavage as well as the cell division. What is the difference between a cell division and a cleavage? क्या डिफरेंस होता है सेल डिवीजन में और क्लीवेज में? भाई हमें मालूम है कि जब भी सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, एक सेल दो नए सेल्स बना देगा, दिस इज अ सिंपल सेल डिवीजन।
तो फिर हम अलग से क्यों पढ़ते हैं कि क्लीवेज क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, वहां पर कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, वहां पर भी तो नए सेल्स ही बन रहे हैं ना, हमने तो यही देखा था। तो फिर सेल डिवीजन में और क्लीवेज में क्या डिफरेंस है, व्हाई डू वी स्टडी इट डिफरेंटली? हम पढ़ चुके हैं ना कि सेल कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा मियोसिस सेल डिवीजन होगा, एक रिडक्शनल है एक इक्वेशनल है। जब सेल सिंपली डिवाइड कर रहा है तो हम क्लीवेज की थ्योरी पढ़ ही क्यों रहे हैं? सेल तो डिवाइड करता है, हमें मालूम है। But there is one basic difference between a cell division and a cleavage. Cleavage में यानी कि जब डेवलपमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उस दौरान जो प्रोसेस चलती है, नंबर ऑफ सेल्स जिससे बढ़ते हैं, उस प्रोसेस में और नॉर्मल सेल डिवीजन 1 से 2 सेल बनने में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पर इफ सपोजिंगली दिस इज अ सेल, ठीक है, सपोजिंगली वी हैव अ सेल, ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड किया, इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट? तो ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म, दिस इज अ नॉर्मल सेल। नाउ इफ इट हैज टू डिवाइड, अगर इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, लेट इट डिवाइड नाउ। तो जब इसे डिवाइड करना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के दोनों एक्सपैंड करते हैं, यानी कि सेल इंक्रीजेस इन साइज, सेल इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज लाइक दिस, ऑल राइट, ये इंक्रीज हो गया साइज में बिकॉज इट हैज टू डिवाइड। अब इंक्रीज हुआ तो इसका न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो गया, वो भी तो डिवाइड करेगा, सो इट इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज इन साइज, इट इज गोइंग टू गेट फ्लैटेंड अ बिट, ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, लेटर ऑन स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू डिवाइड और ये है इसका साइटोप्लाज्म, राइट? ओके, नाउ लेट अस डिवाइड इट, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे डिवाइड कर जाएगा इस तरीके से, राइट? तो एक सेल बन जाएगा ये वाला और दूसरा सेल बन जाएगा ये वाला, राइट? दो सेल्स बन जाएंगे, ओके। सो लेट अस मेक दीज टू सेल्स, ये इसका न्यूक्लियस, ऑल राइट, और ये इसका न्यूक्लियस, दोनों कर गए डिवाइड, ठीक है। यानी यहां पर जो देखा गया वो क्या था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक्सपैंड करते हैं पहले स्टेप में, जैसे ही वो एक्सपैंड करते हैं दूर होते हैं और दो नए सेल्स फॉर्म कर लेते हैं। सो यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म एक्सपैंड करेगा उसके बाद डिवाइड करेगा। तो हमने पढ़ा है कि जब भी सेल डिवीजन होगा तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में तो फ्यूजन हो जाता था ना, दो सेल्स के प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, दो सेल्स के न्यूक्लियस का। लेकिन यहाँ पर सिंपल, वो तो बाद में, वो तो क्लीवेज वाले में आएगा क्योंकि दो सेल्स तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होता है, जाइगोट बनने के बाद, वो तो यहाँ चला जाएगा। सेल डिवीजन में क्या होगा, साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू डिवाइड, न्यूक्लियस is going to divide. Cytoplasm expand and then it is going to differentiate, ठीक है, और वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। साइटोप्लाज्म एक्सपैंड एंड स्प्लिट्स एंड डिवाइड्स। लेकिन जब क्लीवेज होगा तब क्या होगा, क्लीवेज के दौरान सेल एक ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से नए सेल्स बनने वाले, एक सेल से नए सेल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक ही सेल है, ठीक है, देयर इज ओनली वन सेल, देयर इज ओनली वन सेल, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस सेल का न्यूक्लियस कैसे भी सिचुएटेड हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, ऑल राइट, ओके। ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब ये डिवाइड कैसे करेगा, यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे ये होगा, यहां पे सेल डिवाइड कर गया था, यहां पर एक ही सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है, तो वो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है,
वो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, वो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब जाइगोट का डिवीजन होता है ना तो योक से नहीं होता। जाइगोट का डिवीजन कभी भी उसके सेंटर वाले योक से नहीं होता, योक के हमेशा साइड साइड में से डिवीजन होता है, ठीक है, योक के हमेशा साइड साइड में से डिवीजन होता है, कभी भी एक साथ डिवीजन नहीं होता। यहां से डिवाइड कर जाएगा, ये यहां से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर एक सेल से दो अलग अलग सेल्स बन गए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही सेल है और उसका साइटोप्लाज्म स्प्लिट कर रहा है। एक ही यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस से एक सेल से डिवाइड होके दो अलग अलग सेल्स बन गए थे, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे और यहाँ पे क्या होगा, एक ही साइटोप्लाज्म के टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक्सपैंड हुआ था ना, उसके बाद डिवीजन हुआ था, यहाँ पर एक ही साइटोप्लाज्म के टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम देखो, ये एक सेल है, 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 दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल। All right, so there is going to be splitting of cytoplasm of one cell. यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा था, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक सेल से डिवाइड होके दो अलग अलग सेल बने, फिर और सेल बने, फिर और सेल बने। यहाँ पर एक ही साइटोप्लाज्म है, उसके टुकड़े गिर गए मान लो, और वो टुकड़े अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर गए। दिस इज द डिफरेंट बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड अ क्लीवेज। नोट इट डाउन। डन, ओके। अब हम अगर इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि इसके अंदर होता क्या है, एक साइड ले लेते हैं सेल डिवीजन, एक साइड ले लेते हैं सेल डिवीजन, दूसरी साइड ले लेते हैं क्लीवेज। दोनों में होता क्या है, देखो सेल डिवीजन बॉडी के नॉर्मल सेल्स में देखा जाता है। कहां पर होता है, इट इज सीन इन नॉर्मल ना भी लिखें तो इट इज सीन इन सेल्स ऑफ बॉडी, इट इज सीन इन सेल्स ऑफ बॉडी। बॉडी के सारे सेल्स में हो रहा है, लेकिन क्लीवेज कहाँ होता है, स्पेसिफिकली जाइगोट के अंदर ही क्लीवेज का प्रोसेस देखने को मिलता है। सो इट इज सीन इन जाइगोट, राइट। यहां पर एक पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो वो बनाता है डॉटर सेल, लेकिन क्लीवेज में जब क्लीवेज वाला जाइगोट डिवाइड करता है तो वो स्प्लिट करके क्या बनाता है, ब्लास्टोमियर बनाता है। तो यहां पर पेरेंट सेल forms the daughter cell, ये क्या बना रहा है, डॉटर सेल। लेकिन यहां क्लीवेज से क्या बनता है, जाइगोट से, जाइगोट के आप समझ लो जाइगोट के टुकड़े 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 हो रहे हैं, तो जाइगोट से क्या बन रहा है, जाइगोट फॉर्म्स ब्लास्टोमियर। जाइगोट क्या बनाएगा, ब्लास्टोमियर बनाएगा। ऑलराइट, डॉटर सेल बन रहा है, वहां पे ब्लास्टोमियर बन रहा है। अच्छा, दूसरा यहां पे क्या होता है, जो साइज होता है सेल का वो सेम रहता है, हर सेल का साइज सेम है, लेकिन यहाँ ब्लास्टोमियर का साइज छोटा। अब आप सोचो, आपके पास मैं एक बॉल दे रही हूँ या फिर मैं आपको एक केक दे रही हूँ, अब उस केक को आपको 10 लोगों में अगर बांटना हो तो आप बड़े बड़े पीसेस करोगे, लेकिन अगर उसे आपको 20 लोगों में बांटना होगा तो आप बहुत छोटे 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 पीसेस करोगे। बस केक का कट करना और बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना इज दी क्लीवेज। एक क्लीवेज एक सेल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, ब्लास्टोमियर हो रहा है, तो हर बार जो नया ब्लास्टोमियर बनेगा इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन साइज। लेकिन जब भी नए सेल बनते हैं पेरेंट सेल से तो क्या होता है, सेल का साइज सेम रहता है। तो साइज ऑफ सेल रिमेन्स सेम, और ब्लास्टोमियर का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
साइज ऑफ केक, ज्यादा लोगों में अगर केक बांटना पड़े तो छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, size of blastomere decreases. Size of blastomere is going to decrease. Size इसका छोटा हो जाएगा। Alright? और क्या होगा? जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो है, जितना इसके पास न्यूक्लियस है, जितना इसके पास साइटोप्लाज्मिक रेशो है, वो क्या रहेगा? रेशो रिमेन्स सेम। भाई अगर पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल बनाएगा तो जितना साइटोप्लाज्म मेरे पास उतना उसके पास, जितना न्यूक्लियस का पार्ट मेरे पास उतना उसके पास, इक्वल इक्वल सेल डिवीजन। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो क्या होता जाएगा? स्प्लिट होता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कीप ऑन स्प्लिटिंग। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स। एक्चुअली हम लिख लेते हैं कि यहां पर सिर्फ स्प्लिटिंग देखी जाती है। ठीक है, स्प्लिटिंग इज सीन। ऑलराइट, तो देखो पूछेगा आपसे कोई नहीं कि सेल डिवीजन में और क्लीवेज में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीवेज में और सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। क्लीवेज में और सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से लिख के रख लेना। ठीक है, दिस इज सेल डिवीजन एंड दिस इज क्लीवेज। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे का ये है कि ये सेल्स में हर सेल में देखा जाएगा, लेकिन ये देखा जाएगा जाइगोट में, विच सेल जो है वो नॉर्मल सेल है भाई बॉडी का, लेकिन जाइगोट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो, और आप इसको भी लिख के रखेंगे, तब जाके हमें ये बाकी की आगे की चीजें समझ में आएंगी। पहले ये वाला डायग्राम बना लेना तो समझ जाओगे कि हर एक पार्ट जो है वो स्प्लिट होने वाला है, और यहाँ पर सेल डिवाइड होने वाला है एक्सपैंड होने के बाद। तो डायग्राम ये रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन ये रहेगा। इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेना तो आगे की पिक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नोट इट डाउन, फटाफट से नोट कर लो। डन, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज के बारे में हमें यह डिस्कस करना है कि कितने तरह के क्लीवेजेस होते हैं, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान क्या क्या साइकिल चलती है। तो आइए देखते हैं। क्लीवेज जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब इस पे इतना घबराओ मत, देखो आपको ये चीज बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, आपसे ये डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ये आपके एमएससी बीएससी बॉटनी ज़ूलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो कोई नहीं पूछने वाला कि कितने क्लीवेज कैसा होगा, पर फिर भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको पता रहे कि क्लीवेज से जब डिवीजन होता है तो उसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है या ऑफस्प्रिंग बनता है तो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको फिर भी बताऊंगी। तो होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक दो अलग अलग टाइप के क्लीवेज होते हैं, जिसमें से होलोब्लास्टिक फिर कई टाइप्स का होता है। होलोब्लास्टिक होता है आइसोलेसिथाल टाइप का एज वेल एज मीजोलेसिथाल टाइप का। अगर हम आइसोलेसिथाल की बात करें, देखो होलो का मतलब, होलो मतलब होता है कंप्लीट, तो इस होलोब्लास्टिक क्लीवेज को हम कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं। होलो ब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर मैं एक ए लगाना भूल गई हूं, ठीक है, ये समझ में आया। अब जो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, ये मैंने आपको बताया दो टाइप का है। पहला मैंने आपसे बोला ये है
लेसिथाल, पहला होता है आइसोलेसिथाल, ठीक है, दूसरा होता है मीजोलेसिथाल, दूसरा होता है मीजोलेसिथाल, मीजोलेसिथाल क्लीवेज। ये दो अलग अलग टाइप के क्लीवेज हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर हम आइसोलेसिथाल क्लीवेज की बात करें तो उसमें होता है रेडियल टाइप का डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है? रेडियल डिवीजन। देखो यहां लिखा है रेडियल डिवीजन। यह देखा जाता है इकाइनोडर्म्स में और एम्फियोक्सिस में, इकाइनोडर्म्स में और एम्फियोक्सिस में। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक सेल है, इसमें पहले इस तरीके से डिवीजन हुआ, ठीक है, पहले इसमें इस तरीके से डिवीजन हुआ और उसके बाद सेम सिमिलरली रेडियल तरीके से इसमें 4 हिस्से और डिवाइड हो गए, फिर उन्हीं 4 के ऊपर और 4 सेल्स डिवाइड होकर बन गए, तो ये एक के ऊपर एक बन गए, तो ये है हमारा रेडियल क्लीवेज, ठीक है। इसी पैटर्न में ये आगे डिवाइड होता चला जाएगा। अगर हम स्पाइरल क्लीवेज की बात करें तो ये देखा जाता है एनालिड्स, मोलस्कस और फ्लैटवर्म्स में, एनालिड्स में, मोलस्कस में एज वेल एज फ्लैटवर्म्स में। यहां पे क्या होता है कि देखो डिवीजन जो है वो बीच में से हुआ, यानी कि ये अगर सेल है तो अभी हम सेल को कैसे डिवाइड कर रहे थे? ऐसे डिवाइड कर रहे थे, राइट, बीच में लेफ्ट और राइट पोर्शन कर रहे थे अभी तक ऊपर वाले में। अब इसमें क्या होगा? बीच में से सेल डिवाइड होगा, सेल को इस तरीके से बीच में से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया इसका क्लीवेज, ठीक है। फिर ये इसी तरीके से आगे डिवाइड करता चला जाएगा, लेकिन स्पाइरल मैनर में डिवाइड करेगा। अगर हम बायलेटरल क्लीवेज की बात करें तो वो देखा जाता है ट्यूनिकेट्स में। जब ट्यूनिकेट्स अपना डेवलपमेंट करते हैं तो उनमें किस पैटर्न में क्लीवेज फॉर्म होती है, उनमें किस पैटर्न में सेल्स डिवाइड होते हैं, तो वो होते हैं बायलेटरल। बायलेटरल में देखो पहले ये यहां से डिवाइड किया, इसके बाद 4 सेल्स जो हैं वो एक साइड बने और दूसरे 4 सेल्स दूसरी साइड बने, तो 4 सेल्स इधर से, उसके सामने फिर 4 सेल्स, ऐसे करके वो डिवाइड करता है। तो ये इस तरीके से बायलेटरल क्लीवेज फॉर्म करता है। देन वी हैव रोटेशनल क्लीवेज, यानी हम में मैमल्स के अंदर एज वेल एज नेमेटोड्स के अंदर कैसा क्लीवेज होता है? रोटेशनल क्लीवेज, वो भी कंप्लीट क्लीवेज है। तो रोटेशनल क्लीवेज इस तरीके से 2 सेल डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और ऐसे करके ये इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा। अगर हम मीजोलेसिथाल की बात करें तो मीजोलेसिथाल में सिर्फ रेडियल क्लीवेज देखा जाता है, जो कि आपको देखने को मिलता है एम्फीबियंस के अंदर। यहां पर ये भी रेडियली डिवाइड करते हैं, ये भी रेडियली डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के क्लीवेज हैं, जिसके बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए, नाम आपको पता होने चाहिए, प्रोसेस होती कैसे है, करता कौन है, इसमें अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ऑलराइट, हाँ, अगर आप अपना आगे MSc BSc में परस्यू करते हैं बॉटनी या जूलॉजी से, तो फिर आप ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ोगे। अभी हमें इस लेवल पर बस इतना पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मीरोब्लास्टिक। अब हमें मालूम है कि होलोब्लास्टिक था और मीरोब्लास्टिक था। होलोब्लास्टिक में आइसोलेसिथाल था और मीजोलेसिथाल था। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी 2 टाइप का होता है, पहला टीलोलेसिथाल, दूसरा सेंट्रोलेसिथाल, ठीक है। क्या बोला मैंने? टीलोलेसिथाल, टीलोलेसिथाल। आज के सेशन में यही आपका होमवर्क है कि आप इनके नेम्स याद करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। तो सेंट्रोलेसिथाल और टीलोलेसिथाल, सेंट्रोलेसिथाल, ठीक है। ये दोनों टाइप्स जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर, विच इज नॉट एग्जैक्टली द कंप्लीट क्लीवेज, वो इनकम्प्लीट टाइप का क्लीवेज कहलाता है। तो इसमें होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के टाइप्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बायलेटरल मतलब टीलोलेसिथाल के अंदर कौन कौन से पैटर्न आते हैं उसे डिस्कस करें तो आता है बायलेटरल और डिस्कॉइडल, बायलेटरल और डिस्कॉइडल। तो बायलेटरल में देखो ये यहां से डिवाइड करना चालू कर रहा है, देखो
ये यहां से डिवाइड करना चालू कर रहे हैं, फिर इस तरीके से 4 सेल बनाएगा, फिर ये आगे जाकर के और छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा, फिर ऐसे करके बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम डिस्कॉइडल में जाएं तो डिस्कॉइडल ऐसे डिस्क शेप में पहले ये 2 सेल्स बने, फिर 2 से 4 बने, फिर नीचे वाला पोर्शन भी इस तरीके से सेल्स बना रहा है, नीचे एक वो पोर्शन छूटता जा रहा है, ऊपर पूरा डिस्क जो है वो क्या बनाता जा रहा है, नए सेल्स यानी कि पार्टीशंस होते जा रहे हैं। सेंट्रोलेसिथाल होता है सुपरफिशियल क्लीवेज, सुपरफिशियली क्लीवेज होता है, ज्यादातर इंसेक्ट्स में देखा जाता है, ऐसे ऊपरी क्लीवेज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा बाइलेटरल क्लीवेज होता है टीलोलेसिथाल के अंदर आता है, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, एग्जाम्पल क्या है, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क में देखा जाता है। और डिस्कॉइडल किस में देखा जाता है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में देखा जाता है, और ज्यादातर इंसेक्ट्स में सुपरफिशियल सेंट्रोलेसिथाल टाइप का क्लीवेज होता है। तो अभी नाम याद करने हैं। सबसे मैंने पहले क्या बताया, क्लीवेज 2 टाइप का है, पहला होलोब्लास्टिक, दूसरा मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में फिर 2 टाइप्स होते हैं, आइसोलेसिथाल और मीजोलेसिथाल। उसके बाद मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में वापस से 2 टाइप्स होते हैं, टीलोलेसिथाल एज वेल एज सेंट्रोलेसिथाल। सो ये अलग अलग टाइप का, देखो सब में काम वही होगा, सब में फॉर्मेशन क्लीवेज का होगा। क्लीवेज यानी कि वो सेल, एक ही सेल है जो स्प्लिट करके नए टुकड़े बना रहा है और आगे जाकर के एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ये जाइगोट से चालू होगा, एम्ब्रियो तक यही वाला डिवीजन चलता है, और इनके हमें नाम याद करने, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें और इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो यहां से चालू होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब भी होता है तो क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लीवेज होगा, अ सेल डिवीजन दैट चेंज द जाइगोट इनटू बॉल ऑफ सेल। एक जाइगोट से कैसे एक पूरा बॉल ऑफ सेल बनेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। सबसे ज्यादा इन मेनी प्रोटोस्टोम्स इज स्पाइरल। सबसे ज्यादा प्रोटोस्टोम्स में कौन सा क्लीवेज देखने को मिलता है, स्पाइरल। मैंने आपको वैसे सारे एग्जांपल्स बताए हैं, अभी मैं आपको मौका दूंगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर टाइप ऑफ क्लीवेज के सामने उसका एग्जांपल लिखकर भी रख सकते हो। तो ये जो है स्पाइरल, जहां पर एट 8 सेल स्टेज द अपर स्मॉल सेल्स ऑल्टरनेट विद द लोअर स्मॉल सेल्स। मतलब अब अगर ऊपर 8 सेल्स बन गए, ठीक है, इस तरीके से अगर ऊपर 8 सेल्स बन गए तो यही आगे जाके रेप्लिकेट करेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, और नीचे की तरफ वापस से 8 सेल्स बना लेंगे, वापस से 8 सेल्स बना लेंगे। तो ऐसे करके ये पूरा बॉल ऑफ सेल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटोस्टोम्स ऐसे भी होते हैं, दे हैव डिटर्मिनेट क्लीवेज इन विच द फेट ऑफ ईच अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल इज फिक्स्ड। अगर हम डिटर्मिनेट क्लीवेज की बात करें तो देखो, डिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि एक वो फिक्स्ड तरीके से काम करेगा, ठीक है। मतलब होते हैं ना, डिटरमाइंड होना यानी एक तरीके से काम करना और बस उसी तरीके को फॉलो करना। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि जो जाइगोट है वो एक फिक्स्ड तरीके से डिवाइड करता है, फिक्स्ड एम्ब्रियोनिक सेल बनते हैं उसमें। अ सेल आइसोलेटेड एट द 4th सेल स्टेज इन सच केसेस प्रोड्यूस इनकम्प्लीट एम्ब्रियो एज इन स्नेल। और इस तरीके से अगर 8 सेल स्टेज पहुंच गया, ठीक है, सेल को आइसोलेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, 4 सेल स्टेज में, सॉरी मैंने 8 कह दिया था, 4 सेल स्टेज में आइसोलेट हो जाता है कुछ केसेस में, और आगे जाकर क्या बनाता है, इनकम्प्लीट एम्ब्रियो एज इन स्नेल, जो कि इनकम्प्लीट एम्ब्रियो स्नेल में देखा जाता है। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको एक एक्सेप्शन मिल रहा है कि स्नेल्स के अंदर इनकम्प्लीट एम्ब्रियो होता है। स्नेल्स आर गोइंग टू हैव इनकम्प्लीट एम्ब्रियो। कैन यू फिगर इट आउट दिस? नाउ दिस इज एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, नोट कर लो पहले इतना। डन, ओके। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, आप इसका पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं। पहले ब्रॉडली होलोब्लास्टिक एंड मीजोब्लास्टिक, ठीक है, सॉरी मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में आइसोलेसिथाल एंड मीजोलेसिथाल। आइसोलेसिथाल में रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल, रोटेशनल, और मीजोलेसिथाल में रेडियल। एग्जांपल्स भी बता दूं, आइसोलेसिथाल में रेडियल का एग्जांपल है एखाइनोडर्म और एम्फियोक्सस। इसके बाद स्पाइरल का एग्जांपल है एनालिड्स, मोलस्क्स एंड दी फ्लैटवर्म्स। इसके बाद बायलेटरल में आते हैं ट्यूनिकेट्स, रोटेशनल में आते हैं मैमल्स एज वेल एज नेमेटोड्स।
और मीजोलेसिथाल रेडियल क्लीवेज देखा जाता है किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें तो उसमें टीलोलेसिथाल के अंदर आता है बाइलेटरल और डिस्कॉइडल। तो बाइलेटरल का एग्जाम्पल है सिफेलोपोड मोलस्क एंड दी डिस्कॉइड वाले में एग्जाम्पल है फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और इसके बाद सेंट्रोलेसिथाल में सुपरफिशियली जो हो जाता है डिवीजन वो है, तो ये देखा जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। अभी इतनी बात, सारे नाम समझ में आ गए, एग्जाम्पल समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। इन मेनी ड्यूट्रोस्टोम्स, है ना, प्रोटोस्टोम की बात हो गई जिनमें माउथ पहले फॉर्म हुआ था, ड्यूट्रोस्टोम में माउथ बाद में फॉर्म होता है। तो ड्यूट्रोस्टोम्स जो होते हैं उनमें क्लीवेज रेडियल टाइप का होता है 8 सेल स्टेज में। वो कैसा शो करेंगे, अगेन रेडियल ओनली। सो द अपर सेल लाई डायरेक्टली अबव द लोअर सेल। ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली लोअर वाले सेल्स के ऊपर ही जमे रहते हैं। जैसे 5 सेल ये हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नीचे वाले 5 सेल पे जमे रहेंगे। इस टाइप से ये वाले सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ड्यूट्रोस्टोम्स हैव इनडिटर्मिनेट क्लीवेज in which each cell of an early embryo remains the capacity to develop into a complete normal embryo in starfish। अब यहाँ पर indeterminate टाइप का क्लीवेज होगा, यानी यहाँ पर हर एक सेल जो है अर्ली एम्ब्रियो में वो रिटेन कर लेता है डेवलपमेंट की कैपेसिटी और कंप्लीट डेवलपमेंट शो करेगा। नॉर्मल एम्ब्रियो किस में देखा जाएगा, स्टारफिश में। तो स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बस नाम याद करने हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्लीवेज क्या होता है, कैसा होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। ऑलराइट, ये लिख लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट में। क्लीवेज तो हो गया, लेकिन डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो डेवलपमेंट जब होता है तो 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जहां पर एक ऑर्गेनिज्म गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद से जब इस ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग बन जाए सीधे और अपने अडल्ट के जैसा ही दिखे, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। तो फिर मैडम इनडायरेक्ट क्या होता है, सब जगह तो ऐसे ही होता है। इनडायरेक्ट वो होता है जैसे कि फ्रॉग में देखा जाता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो फ्रॉग में क्या होता है, आपने देखा होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, पानी में मेल फ्रॉग आया, उसने अपने एग दिए। फीमेल फ्रॉग आई, सॉरी मैं मेल के एग्स बोल दिए मैंने। मेल फ्रॉग आया, उसने अपने स्पर्म्स, और स्पर्म्स भी वो पता है कब देगा पानी में, जब कि जो फीमेल फ्रॉग है अगर वो अपने एग प्रोड्यूस करे तो उन एग को देख के मेल फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग उन एग को देख के अपने स्पर्म्स रिलीज कर देगा पानी के अंदर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बात समझ में आई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा तो जाइगोट बनना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, जाइगोट बनता है, पहला सेल। जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो उसके बाद जाइगोट से एक नए फ्रॉग तक की जो जर्नी है उसके बीच में एक टेडपोल दिखता है ना। एक क्या दिखता है, टेडपोल दिखता है, मतलब कि कोई लार्वा वाली स्टेज दिखती है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जब भी एक ऑफस्प्रिंग पैदा हो और पैदा होने के समय वो ऐसी किसी स्टेज से जाए जहां वो अपने अडल्ट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता लेकिन अलग दिखता है, जैसे लार्वा हो गया, टैडपोल हो गया, तो वो अपने अडल्ट वर्जन जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, और अगर इस तरीके का डेवलपमेंट हो तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए क्या लिखा है, ओविपैरस एनिमल्स में क्या होता है, इन ओविपैरस एनिमल्स न्यूली हैच्ड यंग, जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ना, न्यूली हैच्ड यंग में रिजेंबल द अडल्ट, वो बिल्कुल अपने अडल्ट जैसा दिखता है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट इन सम केसेस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यंग हैचिंग होती है एग्स में से, दे डू नॉट रिजेंबल द अडल्ट, वो अपने अडल्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। सच यंग वंस आर नोन एज लार्वा, उनको हम क्या कहते हैं, लार्वे कहते हैं, लार्वे कहलाते हैं वो। लार्वे लीड इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर सम पीरियड, और वो लार्वे इंडिपेंडेंटली कुछ समय तक के लिए अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं, और फाइनली कुछ समय बाद, एंड फाइनली अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ समय बाद उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने अडल्ट जैसे दिखने लगते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ओके, 1 सेकेंड।
इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और इस तरीके का डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी अगर आपको लिखना हो और याद करने के लिए लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। वो बेसिकली कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। ठीक है, क्या टाइप्स हैं भाई इसमें? क्या दो टाइप्स हैं? पहला है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में और डायरेक्ट डेवलपमेंट में होता क्या है? अगर ऐसा हुआ कि यंग वन हैच करता है एग में से, एक एग हैच कर जाए और इसमें से जो नया ऑर्गेनिज्म निकले वो बिल्कुल अपने अडल्ट जैसा दिखता हो। बिल्कुल कैसा दिखता हो? अडल्ट जैसा दिखता हो। यंग वन लुक्स लाइक अडल्ट, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। सिमिलरली जब यंग वन पैदा हो, ठीक है, और पैदा होने के बाद यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ होगा, तो ये जो जाइगोट बना होगा, जाइगोट के बाद ये एक अलग ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता हो, टेडपोल जैसा दिखता हो। टेडपोल कैसा होता है? ऐसा होता है। हालांकि ये टेडपोल तो नहीं लग रहा है, ये इस टाइप का टेडपोल जैसा दिखे और उसके बाद बहुत समय बाद अपने अडल्ट के जैसा रिजेंबल करे। तो इसमें बीच में एक नई स्टेज देखने को मिलती है। उस न्यू स्टेज को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लार्वा। और लार्वे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ समय के लिए अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं। फिर उनमें अचानक से बहुत सारे चेंजेस दिखने लगते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखने लगते हैं, तब जाके वो अपना अडल्ट वर्जन जैसा दिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट में एक यंग वन डायरेक्टली अडल्ट जैसा दिखेगा, इनडायरेक्ट में बीच में एक रास्ता होगा, इसीलिए वो इनडायरेक्ट है। ऑलराइट, यंग वन से लेकर के अडल्ट वर्जन तक। ऑलराइट, पहले इसे लिख लो, ठीक है, इसे इसी तरीके से लिखना, रिटन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। हमने डेवलपमेंट तो देख लिया, बॉडी टेम्परेचर को हमें क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसा है इसके ऊपर आधारित ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला होता है पॉइकिलोथर्मिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरा होता है होम्योथर्मिक लाइक ऑर्गेनिज्म। और इनमें होता क्या है? ज्यादातर एनिमल, आपने देखा होगा यार, हर बार एनिमल्स जो हैं आप उनको देखोगे वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। कोई पानी में रह रहा है, पानी का टेम्परेचर अलग है, कोई उड़ने वाला है तो वो टेम्परेचर अलग है, हम घर में रह रहे हैं, घर का टेम्परेचर अलग है, बाहर निकलो तो टेम्परेचर अलग है। आप देख रहे हो कि कॉन्स्टेंटली दुनिया में टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट, किस जगह पे आप रहते हो, किस जगह का वो एनिमल है, उस पर बेस्ड है कि हर बार टेम्परेचर चेंज जरूर होगा। और टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है मान लिया, लेकिन उसका असर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे होता है? यानी आप देखो, हम नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का बोलते हैं 37 डिग्रीज, राइट, है ना। तो 37 डिग्री टेम्परेचर, अगर आप बाहर निकलो बहुत ठंड में, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाता है क्या? अगर आप बहुत ठंड में माइनस में चले जाए टेम्परेचर, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर माइनस में जाता है? नहीं जाता, आपका टेम्परेचर बैलेंस रहता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म फिर भी ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में जैसे ही टेम्परेचर बदलता है एनवायरनमेंट में, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाता है। तो दो टाइप के हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है। देखिए, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, ज्यादातर एनिमल में बॉडी टेम्परेचर इज नॉट फिक्स्ड। अब आप बोलोगे मैम हम में तो फिक्स्ड है,
पर ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स, दुनिया में रहने वाले जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, उनमें से ज्यादातर एनिमल्स का टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होता। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम एनिमल्स शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसमें से एक प्रॉपर्टी पॉइकिलोथर्मिक, दूसरी प्रॉपर्टी होम्योथर्मिक, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दी मतलब ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? फिर आपको लगना चाहिए अच्छा ज्यादातर एनिमल्स में कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाती है? पॉइकिलोथर्मिक की। पॉइकिलोथर्मिक मतलब क्या होता है कि ज्यादातर इनका टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं है एंड इट वेरीज विद द एनवायरनमेंट। जैसे ही एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हुआ, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। तो अगर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर चेंज के हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी अपना टेम्परेचर चेंज कर ले तो उसे हम कहते हैं पॉइकिलोथर्मिक, या फिर हम कहते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है बर्ड्स और मैमल्स की अगर आप बात करोगे तो बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं, वार्मर से वार्मर एरिया में, ठीक है, और ठंडे से ठंडे एरिया में चले जाएं, हर बार टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो एनवायरनमेंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता बॉडी का टेम्परेचर। दे आर टर्म्ड एज होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक एनिमल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? होम्योथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक एनिमल। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर अगर हम पढ़ना चाहें तो ये दो टाइप का होता है, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पॉइकिलोथर्मिक, और दूसरे क्या कहलाते हैं? होम्योथर्मिक। दोनों में डिफरेंस क्या है मैडम? दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनवायरनमेंट का अगर टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो साथ ही में अफेक्ट होकर, इससे अफेक्ट होकर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर चेंजेस। अगर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ टेम्परेचर और फिर उससे अफेक्ट होकर एनिमल की बॉडी में चेंज हुआ टेम्परेचर, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म में चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो भी हो, एनवायरमेंटल टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आता। इट डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर इन एनिमल्स बॉडी। एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर इससे अफेक्ट नहीं होता। इन शॉर्ट एक लाइन में बोलें अगर तो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर, एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? कैसा होता है? कांस्टेंट। कैसा होता है? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? सबको आ गई? लिख लो इसको फटाफट से, नोट इट डाउन। पॉइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है। यहां पर एग्जाम्पल में कौन आएगा पता है? बर्ड्स एंड
मैमल्स। तो आपको पता है इस पे से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस प्रॉपर्टी में से, इस कैरेक्टरिस्टिक में से, इस फीचर में से क्वेश्चन कैसा बनता है। क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी चेंज नहीं होता। यानी सीधा सिंपल वो ये भी पूछ सकते थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पर वो लोग स्मार्ट हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप तो वैसे ही समझ जाओगे, आप ज्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए थोड़ा सा उन्हें ट्रिक करके पूछा। तो हमारा आंसर फिर किस तरफ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम आपने कहा था पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक पूछते हैं, तो हाँ बिल्कुल कहा था। तो अब उनने अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं पूछा है तो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन तो पूछा है, तो वहां आपको फिर पता होना चाहिए कि यार कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कहां रहता है, बर्ड्स में और मैमल्स में। ऑलराइट, इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है। पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं ना, पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक एनिमल्स, ठीक है, poikilothermic and homothermic animals are often called as cold-blooded and warm-blooded animal। तो वैसे पता है, हाँ कई सारी बुक्स में ये बात लिखी रहती है कि cold-blooded animal ये है, warm-blooded animal वो है, ऐसा लिखा रहता है। पर ये जो cold-blooded और warm-blooded टर्म्स होते हैं ना, ये टेक्निकल टर्म्स नहीं होते हैं। टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, होम्योथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक। तो ये टेक्निकल टर्म्स नहीं है। तो कोल्ड ब्लडेड हम किसको बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक को। पोइकिलोथर्मिक आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड, इनको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, है ना। और वार्म ब्लडेड कौन कहलाते हैं, होम्योथर्मिक, इनको हम बोलेंगे वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दीज टर्म्स आर इनअप्रोप्रिएट, ये जो टर्म्स हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हॉट समर नून में या टेम्परेचर ऑफ लिजर्ड में भी हायर देन दैट ऑफ मैन। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो वार्म और कोल्ड की आपकी परिभाषा बदल जाएगी, इसीलिए इन टर्म्स को हम यूज नहीं करते। हम क्या टर्म यूज करते हैं, पोइकिलोथर्मिक एज वेल एज होम्योथर्मिक। ये दोनों एग्जाम्पल भी लिखो, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड लिखो। लिख लिया। अब इस बात को ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वार्म ब्लडेड बोला है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला है और ये कहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट टर्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये यूज नहीं हो सकते। ये तब भी यूज किए जा सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, बट टेक्निकल टर्म्स इनके होते हैं पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कहाँ एक जगह ऐसा है जहां पर बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, और एक जगह एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, बाहर चाहे टेम्परेचर एनवायरनमेंट में कम हो या ज़्यादा हो, इट इज़ नॉट अफेक्टेड। ऑलराइट, बस ये दो कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं बॉडी टेम्परेचर के रिगार्डिंग। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ एनिमल एनवायरनमेंट। एनिमल एनवायरनमेंट का मतलब है कि कोई एनिमल कहाँ पाया जाता है। तो हमने बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़ी हैं एनिमल एनवायरनमेंट को लेके, तो हमने ये पढ़ा है कि एनिमल एनवायरनमेंट में हमने देखा है ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो पहले तो वाटर एक वो हो सकता है हैबिटाट, लैंड एक हैबिटाट हो सकता है, या फिर वो हो सकते हैं फ्लाइंग एनिमल हो सकते हैं, तो एयर वगैरह में रहेंगे। लेकिन जब आप वाटर की बात करते हो तो आपको पता है वाटर के अंदर जो लाइफ होती है वो बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इनसाइड द वाटर। तो अगर हम एक्वेटिक बॉडी की बात करें, एक्वेटिक हैबिटाट की बात करें, तो मेजरली हमें दो हैबिटाट मिलते हैं। एक होता है मराइन हैबिटाट और दूसरा होता है फ्रेश वाटर हैबिटाट। फ्रेश वाटर हैबिटाट दोनों ही कैटेगरीज में, चाहे ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में रहे या ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहे, दोनों ही कैटेगरी में इट इज नॉट एक्चुअली इजी फॉर एन एनिमल टू सर्वाइव इन दैट केस। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे पानी के अंदर सर्वाइव करता होगा, ठीक है, तो इसको हम एक पिक्चर इसका देखते हैं, और वो पिक्चर ऐसी है कि यार देखो अगर फ्रेश वाटर है, तो आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेश वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि फ्रेश वाटर के पास न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं,
ठीक है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, एक एनिमल की बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल रहेगा, उसके साथ चैलेंज ये है कि उसके पास न्यूट्रिएंट उसके एनवायरनमेंट में कम है, तो उसे वो बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज़, एक प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर की। दूसरा, अगर आप मराइन वाटर में आ जाओ, चलो सी वाटर में आ जाओ, तो आपको भी मालूम है समुद्री पानी में, सी वाटर में सॉल्ट बैलेंस बहुत होता है ना, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ ऐसी सिचुएशन में अगर ऑर्गेनिज्म रहेगा, अब देखो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी मेम्ब्रेन से ही एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो जाता है। तो मतलब वहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कंसिस्टेंटली, अगर आप थोड़ी देर पानी में रहो तो आपको मालूम है आपके यहाँ पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं, तो ज़्यादा देर पानी में हाथ रखो तो यहाँ रिंकल्स पड़ने लगते हैं। दैट इज़ वाई, दैट इज अगेन दी सेम थिंग, लॉस एंड गेन ऑफ वाटर, वो उसकी वजह से हो रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो रिंकल पड़ रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यही चीज़ यार उस एनिमल के साथ भी तो होगी, और वो तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, आपसे काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी बॉडी में भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ना, कि पानी शायद बॉडी के अंदर चला जाता होगा, या सॉल्ट शायद पानी में से बॉडी के अंदर चला जाएगा। बट इन दैट केस हमारी बॉडी के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा इम्बैलेंस। यानी कि बॉडी, हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर ज्यादा सॉल्ट या ज्यादा वाटर जा रहा है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर हिल जाएगा। सही बात है। तो इसको वो कैसे बैलेंस करता है? सो देयर इज वन प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे एनिमल्स की बॉडी जो है, उन सब की बॉडी में बेसिक मीडियम जो है वो वाटर है। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग आपको पता है कितना पानी होता है बॉडी में? लगभग 70% होता है वाटर। 70% वाटर इन बॉडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में लगभग 70% क्या प्रेजेंट है? वाटर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिक मीडियम जो है, हमारा बेसिक मीडियम इज वाटर। हर एनिमल का बेसिक मीडियम बॉडी के अंदर क्या है? बेसिक मीडियम बॉडी के अंदर क्या है? वाटर। ठीक है, अब हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर का सॉल्ट और वाटर कितना है इसे बैलेंस करना पड़ता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सो बैलेंसिंग ऑफ salt and water concentration is, अगर आप कोई भी एनिमल अपनी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से लिख देती हूं, सॉल्ट एंड वाटर concentration, balancing of salt and water concentration is what? It is osmoregulation. It is osmoregulation. ठीक है, अब जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये बात पता है आपने कहाँ पढ़ी थी? क्लास 8th में जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, और वहाँ पर आपको मैं पॉइंट बताती हूँ आपने कहाँ पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। वहाँ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे चीज़ें मूव करती हैं, इसके लिए हमने ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस पढ़े थे। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और यही 3 सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सर्वाइव करना होता है। तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। Now what are those solution? The first one is hypertonic, second one is hypotonic,
एंड द थर्ड वन इज आइसोटोनिक। ठीक है, सबको समझ में आया? What is the meaning of hypertonic solution? Hypertonic solution का मतलब होता है समुद्र का पानी जैसा, यानी यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। हाइपरटोनिक में सॉल्ट इज मोर, वाटर इज लेस कंपैरेटिवली। सिमिलरली व्हाट अबाउट हाइपोटोनिक सोल्यूशन? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसका उल्टा हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्ट हो जाएगा कम और वाटर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है। आइसो, आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का खुद का मतलब ही होता है इक्वल। ठीक है, तो यहां पर सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? अब होता क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को हम इवैल्यूएशन करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है उस हैबिटेट में सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हाइपर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहते हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशंस में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, उसका नाम अलग है। और जो ऑर्गेनिज्म आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहता है उन ऑर्गेनिजम्स का नाम अलग है। हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, हाउ डू दे बिहेव इन दिस सोल्यूशन। देखो, इस सोल्यूशन में रहने के बाद एनिमल कैसे बिहेव करेगा, एनिमल की बॉडी क्या बिहेवियर शो करेगी विथ रिगार्ड टू द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, इसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर। और जो ऑर्गेनिजम्स आइसोटोनिक सिचुएशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक स्ट्रक्चर में रहते हैं, स्ट्रक्चर क्या, आइसोटोनिक फ्लूइड में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर। इतनी बात समझ में आ गई? ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देखो हमारी बॉडी में जैसे डायबिटीज नहीं होती है ना, ग्लूकोज, सॉल्ट, वो शुगर का बैलेंस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड किस प्रेशर से फ्लो कर। आपको पता है, मैं एक चीज बताती हूँ, लोग अक्सर सोचते हैं अरे मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, अरे मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, मेरी तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलती हैं। अरे भाई, ब्लड प्रेशर सबकी और सबकी बॉडी में है, मेरी बॉडी में भी ब्लड प्रेशर से ही फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ब्लड प्रेशर। आपकी बॉडी में भी ब्लड प्रेशर से ही फ्लो करता है, जब हार्ट पंप करता है तो दैट इज ऑल्सो ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर इज अ नॉर्मल टर्म विच इज हैपनिंग विद एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एनिमल की बॉडी में भाई ब्लड जो फ्लो कर रहा है, हर इंसान की बॉडी में ब्लड जो फ्लो कर रहा है ना, वो प्रेशर में ही फ्लो कर रहा है। हाँ, बस आपकी बॉडी में ऐसा है कि ब्लड थोड़ा तेज फ्लो कर रहा है हमारे कंपैरिजन में, दैट इज हाइपरटेंशन। ओके, अब उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जैसे शुगर को बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है ना, वैसे ही हर एनिमल की बॉडी में सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमेशा पानी में ही रह रहा है और उसके पानी का कैसा कैरेक्टर है, कैसा नेचर है, ज्यादा सॉल्ट वाला पानी है, कम सॉल्ट वाला पानी है, या सॉल्ट और वाटर इक्वल है पानी में, ये हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एक्वेटिक बॉडी में देखे जाते हैं उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर बोलते हैं, और जो आइसोटोनिक कंडीशन में पाए जाते हैं उन्हें हम ऑस्मो कन्फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला पार्ट समझ में आया? ऊपर तो मैंने नॉर्मल ये बताया कि पानी की बनी हुई बॉडी है, 70% पर कम से कम भी पानी होगा, मीडियम हमारा वही है, और जो जिस तरीके से हम पानी को और सॉल्ट को अपनी बॉडी में बैलेंस कर लेते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम थोड़ी बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फॉर्मर की। ठीक है, तो एक साइड हम ले लेते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, एक साइड हम ले लेते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर, ठीक है, और यहां मैं ले लेती हूं ऑस्मो रेगुलेटर।
बेटा बाकी सब चीजें तो ठीक है ना, एक बात याद रखना, मैंने जितने कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाए हैं ना, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए हैं, मैंने बिल्कुल एक ये कभी नहीं सोचा है कि आप 11th क्लास में नीट की तैयारी में ये पढ़ रहे हो। मैंने बेसिक से चालू करके मैं हायर लेवल तक जा करके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ। अब जब फाइलम शुरू करूंगी तो वहां पे कोई रोना धोना टेंशन नहीं चलेगा, है ना। हम हर चीज़ का मतलब समझ गए हैं कि भाई सीलोम क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, बॉडी कैविटी कैसी होती है, उसके बाद एनवायरनमेंट कैसा होता है, पॉइकिलोथर्म क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटर क्या होता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर क्या होता है। हमने हर चीज़ पढ़ ली है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एसिमेट्रिकल बॉडी क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी क्या है, एसीलोमेट कौन होता है, सीलोमेट कौन होता है। सो इट इज ऑल डन, है ना। अब जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमको सिर्फ नाम लिखने होंगे और उनका मतलब हमें ऑलरेडी मालूम है, तो अब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको एक एक चीज पढ़ाई है। मैं अगर आपको यहाँ ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर ना भी बताती और कह देती कि एनवायरनमेंट में कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स, तो मैं बता देती कि फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, लैंड में, टेरेस्ट्रियली हवा में उड़ते हुए पाए जाते हैं, तो भी चल जाता। आपको सिर्फ ये लिखना है हैबिटेट क्या है। पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मान लो पानी में रहने वाले मराइन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके बारे में पूछ लिया, तो ऑस्मो रेगुलेशन तो पता होना चाहिए। हालांकि आप ये पहले पढ़ के आए हो, मैंने बहुत ऑनेस्टली आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ाई हैं, बहुत अच्छे से समझाई हैं। इसीलिए अगर आपको अपना एनिमल किंगडम स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा सजेशन ये है कि जितने मैंने एनिमल फाइलोजेनी के टॉपिक्स कराए हैं ना, उसको ज़रूर देख लेना। भले ही वीडियो को नॉर्मल स्पीड से हटाकर 1.5 1.25 पे करके देख लो, लेकिन वो ज़रूर देखना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर, ऑलराइट। चलो बात करते हैं सबसे पहले ऑस्मो कन्फॉर्मर की, ठीक है। ऑस्मो कन्फॉर्मर एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन, इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन, अब देखो यही होता है, पहले मैं बता चुकी हूँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बराबर रहेगा, ठीक है। वहां पर जो एनिमल्स रहेंगे वो क्या है? ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। तो आपको नहीं लगता कि जब इनमें पानी भी बढ़िया उतना ही है और सॉल्ट भी उतना ही है, तो इनको जरूरत ही नहीं है कुछ मीडियम चेंज करने की, बैलेंस करने की? सो दे डू नॉट नीड टू बैलेंस दी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड देयर बॉडी। बात समझे? क्योंकि सोल्यूशन जब नॉर्मल है तो बॉडी भी भाई नॉर्मल बढ़िया जी रही है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं आपको ऑस्मोसिस अलग से बता देती हूँ। ऑस्मोसिस इज, यहां लिख देती हूं मैं, है ना। ऑस्मोसिस, एक ऑस्मोसिस की प्रॉपर्टी लग जाती है। क्या होती है ऑस्मोसिस की प्रॉपर्टी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अपने आप जब मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं तो वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे सॉल्ट अगर ज्यादा है तो पानी, सॉल्ट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? जहां पानी ज्यादा है वहां जाने की कोशिश करेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से। पानी जहां ज्यादा होगा वहां ऑब्वियसली सॉल्ट कम होगा, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यही सब होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जहां पर वाटर और सॉल्ट इक्वल है, तो वहां पे देखो कोई कम कोई ज्यादा तो है नहीं, तो किसी को कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। तो इस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी का मीडियम जो है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिख लेंगे? नीड नॉट
required to maintain concentration, osmotic बैलेंस। और अगर इसे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है तो इसको कोई एनर्जी भी नहीं लगेगी, क्योंकि जहां पर आपको मेहनत वहां करनी पड़ती है जहां पर बैलेंस करना हो चीजों को। जब ऑलरेडी चीजें बैलेंस है तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी है मतलब एनर्जी नहीं लगेगी, तो एनर्जी इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर पे जाएं तो और भी इजी है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट मतलब यहां पर कौन से सोल्यूशन में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म? आइसो बोल रही हूँ, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, राइट? तो इट इज फाउंड इन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, उसकी बॉडी में अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर का बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? सो इट नीड्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर इसे ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है तो इसे एनर्जी की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। सो इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर बैलेंसिंग salt and water concentration of the body। इजी हो गया। सबसे पहले इसे नोट डाउन करो फटाफट से, नोट इट डाउन। डन? ओके, अब आप नोट करिए ये वाला पॉइंट, ऐसे ही नोट करना है डिफरेंशिएशन फॉर्म में, एक तरफ ऑस्मो कन्फर्मर एक तरफ ऑस्मो रेगुलेटर। नोट इट डाउन। डन? ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हम समझ गए कि भाई एक ऑर्गेनिज्म जब वाटर में रहता है तो किस तरीके से रहता होगा, कैसे बैलेंस करता होगा अपनी बॉडी के अंदर का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्ट बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, उसे वो कैसे बैलेंस करेगा विद द आउटर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ठीक है? अब हम अगर बेसिकली बात करें लाइफ फॉर्म की और एनवायरनमेंट की, ठीक है? अगर मैं ये टॉपिक उठाऊं, वैसे तो ये बहुत एंडलेस टॉपिक है, पर मैं फिर भी आपको एक इसकी शॉर्ट पिक्चर जरूर दिखाऊंगी कि एनिमल लाइफ जो है उसका और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, उसका और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? सबसे पहला लाइफ फॉर्म जो देखा गया था, ठीक है, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, the first life form, जो देखा गया था वो आपको पता है कहां देखा गया था? पानी में, ठीक है, इन वाटर। ठीक, और अगर आप वाटर पे जाओगे तो मैंने आपको बताया किसी भी तरीके के पानी में मिल सकता है। इट मे बी अ फ्रेश वाटर और अ मरीन वाटर, ठीक है? तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर। और अगर इनमें से किसी भी जगह एक ऑर्गेनिज्म रहना चाहता है तो उसे अपनी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? देखो, तो सबसे पहला लाइफ फॉर्म कहाँ पाया गया था? वाटर में पाया गया था। थोड़ी इसकी पिक्चर देखते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड इन दी सी,
वाटर में कहां पर, सी में सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो सी का जो पानी था, सॉल्ट वाटर जो था, सी वाटर जो था, उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ सेल। सेल के अंदर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और पानी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है सी वाटर की जब हम बात करते हैं। This makes the sea water more stable and suitable environment for fresh water और land। तो अगर हम ये देखें कि लाइफ फॉर्म्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बोला वाटर में पाए जाते हैं और डेफिनेटली लैंड पर भी पाए जाते हैं। later on life came on land, out of which, इन तीनों में से फ्रेश वाटर हो, मराइन वाटर हो या फिर लैंड हो, तीनों में से बेस्ट सूटेबल कौन होता है, बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट, इट इज द बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट, बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट, सबसे बढ़िया सूदिंग, सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट अगर आप तीनों में कंपेयर करोगे तो यही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ देखो, जो मैंने आपको बताया ना कि इनको अपनी बैलेंस करनी पड़ती है, लाइफ बैलेंस करनी पड़ती है, लाइफ एज इन केस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अंदर और बाहर का पानी का जो सॉल्ट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस करना पड़ता है। हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मराइन इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में भी ऐसा होगा। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको बैलेंस करना पड़ेगा, पर कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर सॉल्ट इन बॉडी ऑफ organism is equal to salt in water। ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया जाएगा, मैक्सिमम केसेस में ऐसा पाया जाएगा। ऑल राइट, ये तो ये थ्योरी तो सब समझ गए और ये थ्योरी आई होप सबको याद रहेगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। बात समझ गए? ठीक है, ये कंसेप्ट एक अलग लैंड पर और फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जाओगे तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं फ्रेश वाटर में, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को प्रॉब्लम होती है वहां रहने में। देखो, देयरफॉर मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स फेस लिटिल ऑस्मोटिक प्रॉब्लम ऑफ गेन और लॉस। लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, यानी कि वाटर गेन और लॉस का प्रॉब्लम होता है, तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम उसे बोलते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। समझ गए हो आप? आगे बढ़ो। ऑल्दो लाइट एंड टेम्परेचर चेंज, अच्छा पानी में क्या होता है, जैसे सी वाटर जाओगे, काफी डीप सी वाटर होता है, तो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप इस चीज को देखो, समझने की कोशिश करो, सी वाटर में अगर हम जाएं, सी वाटर में अगर हम जाएं तो आपको नहीं लगता कि सी वाटर में कुछ ऐसा होगा सी वाटर में कैसा होगा, अलग अलग लेवल्स होंगे, सही है, अलग अलग लेवल्स होंगे ना डेप्थ के। तो देखो यहां पर जो पहुंचेगी लाइट, और लाइट जो पहुंचेगी यहां पर, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी वो अलग होगी, इस लेवल पे अलग होगी, इस लेवल पे अलग होगी, इस लेवल पर अलग होगी। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो यहां से जब सनलाइट एंटर करना स्टार्ट करेगी, जब सनलाइट यहां एंटर करेगी, थोड़ी कम यहां पहुंचेगी, यहां पर और कम पहुंचेगी, सबसे कम यहां पहुंचेगी। तो सनलाइट जो है वो बेसिक क्राइटेरिया है ना, सनलाइट जो है वो बेसिक क्राइटेरिया है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है अगर हम वो देखने जाएं हमारा लेवल ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है सबसे ज्यादा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन? सन है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है। तो सन क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। सन क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में सी वाटर में जाएगी,
सी वाटर में जाएगी, ठीक है, ये पूरा पानी है, ठीक। अब होगा क्या, इससे क्या होगा, ऑल्दो लाइट एंड टेम्परेचर चेंज होता है, डेप्थ में टेम्परेचर इन एनी स्पेसिफिक रीजन वेरी स्लोली एंड विद इन अ नैरो लिमिट। अब यहां पर सनलाइट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है, एज वेल एज टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज होगा ना, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर भी डेप्थ के साथ चेंज होगा, और सनलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो भी डेप्थ के साथ चेंज होगा, बट दैट चेंज विल बी माइनर। ये चेंज कैसा होगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, माइनर चेंज आएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, ऊपर का पानी वार्मर है, ऊपर का पानी वार्मर है, टेम्परेचर भी वहां पर अच्छा है, वहां पर ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। नीचे के पानी में रहने के लिए आप के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, अडेप्टेबल होनी चाहिए कि इतने ठंडे टेम्परेचर पे, इतने कम सनलाइट में भी वो रह जाएं। तो आपको पता है बेसिक जो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है चेंज इन सनलाइट एंड चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, वो है फूड। क्यों फूड डिस्टर्ब होगा, देखो हर ऑर्गेनिज्म, जैसे पानी के अंदर भी प्लांट लाइफ होती है, तो वो उतना प्रॉपर बिना सनलाइट के इतना प्रॉपर क्या नहीं कर पाएंगे, अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो बाकी ऑर्गेनिज्म फिर कैसे जिंदा रहेंगे। तो इसके लिए इनके पास होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, इनके पास कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं, ऊपर की सतह पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं। ऐसे पूरे में फाइटोप्लैंक्टॉन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऊपर के लेवल में हायर कॉन्सेंट्रेशन में फैले रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, हर जगह प्रेजेंट है, ऊपर की लेयर जहां टेम्परेचर और सनलाइट ज्यादा है वहां फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है। एंड व्हाट आर दीज फाइटोप्लैंक्टॉन्स गोइंग टू डू, ये फाइटोप्लैंक्टॉन खाना प्रोवाइड करेंगे और प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। सो दे हैव फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स, दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स। Producers, they prepare food. प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, खाना बना के रखते हैं, तो इनकी खाने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वही बेसिक नीड है ना, फ्रेश वाटर में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, यहाँ खाना प्रॉपर मिलेगा। तो मोरओवर दी प्लैंक्टॉन्स, टाइनी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, इनके पास कौन होते हैं, प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स कौन होते हैं, छोटे छोटे फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बनाए हैं, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहलाएंगे। और वो क्या करेंगे, प्रोवाइड अबंडेंट एंड परमानेंट सोर्स ऑफ फूड। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक नेसेसिटी ऑफ द एनिमल लाइफ, दैट इज फूड। फूड प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अच्छा जहां पर कॉन्सेंट्रेशन है लाइट का, अच्छा जहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या, टेम्परेचर जहां अच्छा है वहां पर पूरे फैल जाएंगे प्लैंक्टन, खाना बनाएंगे, खाना प्रिपेयर करेंगे, और फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में रह रहे हैं, उस सी में रह रहे हैं, वहां पर उन्हें खाना प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक नेसेसिटी भी उनकी पूरी हो जाएगी। दिस इज अबाउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फ्रेश वाटर, इन द एक्वेटिक लाइफ। और एक्वेटिक लाइफ में हमने सी को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है। अब इसमें हाइपोटोनिक पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाइपोटोनिक का मतलब है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो लिविंग सेल्स, सो दैट एनिमल्स लिविंग हियर हैव टू कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड एनर्जी टू रिटेन सॉल्ट, एलिमिनेट एक्सेस गेन एंड बाय एंड ऑस्मोसिस। मतलब यहाँ पर हाइपोटोनिक में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कौन कहलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही सिखा दिया है ना, हम पढ़ चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेटर को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, व्हाई, टू एलिमिनेट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, रिटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये बैलेंसिंग के लिए फ्रेश वाटर में ऑस्मो रेगुलेटर्स को आना पड़ेगा। ऑल्सो फ्रेश वाटर के पास एक और माइनस फैक्टर है कि दे हैव लेस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कम है, एंड दस कैन सपोर्ट लेस लाइफ, इसीलिए यहां पर कम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जब मैंने बताना शुरू किया था वहीं पे मैंने बता दिया था कि एक ड्रॉबैक है फ्रेश वाटर का। एंड व्हाट इज दैट ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेश वाटर,
What is that drawback of the fresh water? Less nutrient and animal needs to osmoregulate. Less nutrients है, less nutrients and osmoregulation करना पड़ेगा, osmoregulation करना पड़ेगा, तो इसीलिए there is less life form, कम लाइफ पाई जाती है, कम ऑर्गेनिजम्स वहां पर जीते हैं। तो ये हो गया हमारा मरीन वाटर का, वो हो गया हमारा फ्रेश वाटर का, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, रिलेटिवली फ्यू एनिमल्स हैव इन्वेडेड फ्रेश वाटर लाइफ। तो कम एनिमल ऐसे हैं जो कहाँ रह रहे हैं, जो हमें शो कर रहे हैं फ्रेश वाटर लाइफ। बात समझ में आ गई? यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ सब ट्रांसपेरेंट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब लैंड की लाइफ की अगर हम बात करें तो लैंड पर एनिमल्स फेस कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन। अब देखो ये हम सोचते नहीं, हमें लगता है हम जी रहे हैं बढ़िया मजेदार अच्छी लाइफ हो रही है लैंड पे, पानी वानी में कौन जाके रहेगा। आपको पता है वाटर में ही लाइफ फॉर्म, हर लाइफ फॉर्म वाटर में ही चालू होता है। हम भी जब अपनी मदर के वूम में थे तो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड भरा था, पानी में ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके फिर हम लैंड के लायक बन गए, अडेप्ट कर गए। लेकिन लैंड पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर का। विथ द रिजल्ट ओनली 2 एनिमल ग्रुप, लैंड आर्थ्रोपोड एंड हायर वर्टिब्रेट्स, सबसे बढ़िया ऑर्गेनिज्म यही 2 माने जाते हैं, लैंड आर्थ्रोपोड्स मतलब कीड़े मकोड़े जो रहते हैं लैंड पर, और हायर वर्टिब्रेट्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, इन सबको देखोगे ना, सो दे आर फुली अडेप्टेड टू द लैंड लाइफ। यही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कंप्लीटली लैंड पर पाए जा सकते हैं, जो लैंड पर रहने की क्षमता रखते हैं। अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल सीक कूल मॉइस्ट प्लेस ऑन वार्म सनी डेज, और बाकी को चाहिए कूल मॉइस्ट प्लेसेस। अभी जब आप फाइलम पढ़ना चालू करोगे तो आप कई जगह फाइलम के हैबिटाट में ये पढ़ोगे, they are found in moist and warm places, they are found in moist and warm places, क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पानी वाला एरिया उनको अपनी लाइफ फॉर्म कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो लैंड पर बस एक प्रॉब्लम है, और लैंड पर कौन पाए जाते हैं, और इसके बाद हो जाते हैं वो जो इनको छोड़कर जो लैंड पर रह रहे हैं ना, वो कौन सी जगह चूज करते हैं जहां उनको थोड़ा बहुत पानी का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए। सो दे वांट कूल मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है, ऑल राइट। सो दे वांट कूल मॉइस्ट प्लेसेस, ओके ये है, हाँ ओके 1 मिनट, अपना वो कहाँ गया, चलो लैंड पर आ जाओ। व्हाट हैपेंड ओवर द लैंड, what happened over the land? Living on land was difficult, why? Because of dehydration। तो यहाँ लैंड में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लैंड का जो प्रॉब्लम है ना वो है डिहाइड्रेशन। लैंड का प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन का, मान गए, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अडेप्टेड लाइफ फॉर्म कौन सा है, मोस्ट अडेप्टेड लाइफ फॉर्म, मोस्ट अडेप्टेड लाइफ फॉर्म कौन है, इन आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स एज वेल एज, मैंने क्या बोला, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ऑल राइट, यस, ठीक है। मैं दूसरे कलर से लिख देती हूं, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स भी और आर्थ्रोपोड्स भी सबसे ज्यादा लैंड पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो और थोड़ी मेहनत करते हैं, अब उन्हें मालूम है कि हमें जाकर के आखिरकार लैंड में ही रहना पड़ेगा, तो फिर वो क्या ढूंढेंगे, कूल एंड मॉइस्ट प्लेसेस। तो देखो जब हम वो लिखने जाएंगे ना अपना हैबिटाट, तो वहां पे या तो हमें फ्रेश वाटर मिलेगा, या मरीन वाटर मिलेगा, या लैंड मिलेगा, और इसके अलावा हमें क्या मिल सकता है, इसके अलावा हमें मिल सकता है कूल एंड, प्लस नहीं लगाती, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही थी, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, कूल एंड मॉइस्ट प्लेसेस एक हैबिटाट मिलेगा, ऑल राइट। तो यहां अगर मैं हैबिटाट को मार्क करूं, यहां अगर मैं हैबिटाट को मार्क करूं, तो एक तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है,
तीसरा ये है, देन वी हैव कूल एंड मॉइस्ट हैबिटाट, कूल एंड मॉइस्ट हैबिटाट। ये 4 हैबिटाट तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके अपने रीजंस हैं कहाँ पे कौन मिलेगा और क्यों मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और क्या है, सी में एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली टॉस्ड अबाउट द वेव्स, फिश आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू काउंटर द वेव एक्शन। सी में एक और प्रॉब्लम है कि भाई समुद्री पानी में मतलब वेव्स उठेंगी। ठीक है, तो सी में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टॉस्ड बाय वेव्स। अगर वेव्स चल रही हैं तो हो सकता है ना यार, छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स तो फेंका जाएंगे पानी से बाहर, बेचारे मरने लगेंगे, लेकिन फिशेस जो हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो वेव एक्शन को झेल जाएं। दूसरा, इनवर्टिब्रेट्स ईदर रिमेन स्मॉल इनफ टू फ्लोट। अगर इनवर्टिब्रेट है पानी में तो वो या तो इतना छोटा होगा कि वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर ले, या फिर बरो इनटू दी सी फ्लोर, या समुद्र के जो फ्लोर है उसमें घुस जाए, छुप जाए। आपने देखा होगा डिस्कवरी में हर कई बार ऐसा होता है। और अटैच टॉप रॉक्स और अदर ऑब्जेक्ट विथ सकर्स और बिकॉज सेसाइल एंकर्ड परमानेंटली। या फिर क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसके पास का जो एरिया होता है जहां पर अगर थोड़े बहुत भी रॉक्स प्रेजेंट हैं तो वहां पर ये ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और सेसाइल हो जाते हैं, यानी वहीं पर ये ऑर्गेनिजम्स आके रहने लगते हैं, वहीं पे ऑर्गेनिज्म रह जाएगा और चिपक जाएगा। तो सेसाइल अपन कब बोलते हैं, जब सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाए, बेस से अटैच होकर एनिमल रहने लगे। ठीक है, तो ये एंकरेज बना लेते हैं अपने सकर से। सकर कुछ नहीं होता, सकर होता है एक हुक जैसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू अपने जो भी एरिया है उससे चिपक जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एंकरेज बना लेगा, और एंकरेज किसके थ्रू बनेगा, सकर के थ्रू। तो इस तरीके से भी पानी में ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि हमें मिलते हैं देखने को रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप इसमें से सबसे पहले तो ये लिख के रख लो, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, नोटेड डाउन, ये लिख के रख लेना। इसके बाद ये वाला तो हो गया, हाँ, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस। ठीक है, देन दिस, ऑल राइट। हाँ, मैं दूर भी हो जाती हूँ, दिख रहा है पूरा, ओके। सो हियर वी आर डन विद द फीचर्स ऑफ एनिमल फाइलोजेनी। बहुत जल्द हम चालू करेंगे अपना, स्टार्ट कर देंगे फाइलम्स को पढ़ना। तब तक के लिए मैंने आपको सेशन के बीच में भी बताया सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, द फीचर्स through which the organism can be divided depending upon which the classification was made, उन फीचर्स को आप डेफिनेटली पढ़ के रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, तब तक आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। रिवाइज करने के लिए कहाँ जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, टाइप करो www.magnetbrains.com, तो ऐसा ऑफिशियल पेज ओपन होगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, और यहाँ पर लाइन से कोर्सेज लिखे होंगे। ये देखो, ये लाइन से कोर्सेज लिखे हैं, इसमें आप अपना कोर्स नीट सेलेक्ट करो तो आपके नीट के सब्जेक्ट के सारे टीचर्स उनके आइकन सब्जेक्ट्स के साथ आपको अपीयर होने लगेंगे। इसमें से अगर आपको नीट 11th यूजी पढ़ना है या आपको नीट 12th यूजी पढ़ना है तो आप उसे सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अगर नीट 11th यूजी का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे 11th का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिखेगा वॉच ऑल वीडियोस का, और यहाँ पूरा मॉड्यूल समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ वॉच ऑल वीडियोस में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट्स के नेम दिखेंगे। जैसे ही सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो टॉपिक के नेम्स दिखने लगेंगे, डीपीपी दिखने लगेगी। तो जो भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हो उसके सामने देखोगे तो वॉच नाउ लिखा हुआ दिखेगा या डाउनलोड नाउ लिखा हुआ दिखेगा। डीपीपी को डाउनलोड करके सॉल्व करो, वॉच नाउ पे जाओगे तो सेशन आपके सामने प्ले हो जाएगा इस तरीके से, और यहीं से नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो क्लिक करके आगे के सेशंस भी देख सकते हो। चाहो तो थोड़ा इसकी सेटिंग में से नॉर्मल स्पीड की जगह तेज स्पीड कर लेना, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ऑलराइट, और ये सारी चीजें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर 100% यानी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, कुछ DPP सॉल्व करने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। एंटायर कोर्स इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको छोटी सी चीज कर देनी है, वो ये है कि लाइक जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है मेरे लिए, अगर समझ में आ गया है। दैट इज माई मोटिवेशन। एंड
सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आप किसी चीज को कभी भी मिस ना करो, सारी चीजें आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। और शेयर जरूर करिए इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ अपने वर्चुअल ग्रुप्स में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।